नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख सिंह राशि के बारे में, मेष राशि के बारे में, मिथुन राशि के बारे में, धनु राशि के बारे में, जो परसों 9 तारीख को गुरु जी उदित हो रहे हैं, देवताओं के गुरु, इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और ये आपके किस स्थान पे गोचर में पड़ रहे हैं, आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं और किस योग में हैं, किस शुभ स्थिति में हैं, इसका अवलोकन करके पूरी तरह से आप अपने भविष्य के बारे में, निकट भविष्य के बारे में भी सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए राहु सप्तम भाव में बैठा है और गुरु आपके आय भाव में, इनकम भाव में बैठे हैं। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि मेष राशि वालों के लिए जो है राहु आपके इनकम भाव में, आय भाव में, एकादश भाव में बैठे हैं, तो वहीं पर आपका गुरु जी पराक्रम भाव में, गुरु ग्रह जो है पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में, भाई बहन के जगह में, यात्रा की जगह में और देश विदेश के इनकम के स्रोत जिनके पास हैं उनके लिए यह क्या करने वाला है। मेष राशि वालों के लिए एकादश भाव का राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ पर रही है, यह आपके पराक्रम भाव पर और पंचम भाव, संतान भाव, विद्या भाव पर विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा राहु की शांति आवश्यक है। और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वह ये आपके दाम्पत्य जीवन के भाव पर, विवाह भाव पर, रोजगार, उद्योग, धंधा पर और विदेश से आयात निर्यात बिजनेस आदि करने वालों के लिए दृष्टि राहु की पड़ रही है। पराक्रम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से पराक्रम में वृद्धि, लेकिन छोटे भाई बंधु से कुछ विरोधाभास जैसी स्थितियों की अनुभूति कराने वाला रहेगा। वहीं संतान पर इसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से विद्यार्थी लोगों के लिए, आपके संतान लोग अगर विद्यार्जन कर रहे हैं तो उसमें कुछ आलस्य ढीला हवाला कर सकते हैं। उसके लिए उनको राहु के उपाय करने से विद्यार्थियों के लिए विद्यार्जन में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। आपके मौलिक विचारों में कुछ न्यूनता आ सकती है इस राहु के कारण, और इनकम के स्रोत बढ़ाने के लिए आप कुछ अतिक्रम कर सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक राहु, आप जानते हैं एकादश भाव में तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चाहे आप किसी संहिता की बात कर लीजिए, अरुण संहिता, भृगु संहिता, रावण संहिता, पराशर संहिता, सारे संहिताओं में यही वर्णन है कि एकादश में सारे ग्रह के शुभ फल मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या, अगर मंगल, राहु, सूर्य यहाँ तीनों बैठ जाएं तो मैंने देखा हूँ, हजारों कुंडलियों में मैंने ऐसा देखा है और इसका फलादेश किया है कि संतान के लिए, संतान ना होना, संतान प्रतिबंधक योग बन जाना, संतान के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल मतलब उसके जीवन आयु पर संकट बारंबार आना, यह सब योग देखा जाता है। कहने के तात्पर्य एकादश भाव सभी ग्रह शुभ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर मित्र शत्रु सब एक साथ बैठ जाएं तो भी शुभ होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर वहाँ पर एक ग्रह कोई बैठा है और शुभ राशि में और शुभ स्थिति में है, बल के साथ और युवावस्था के हैं, तो निश्चित तौर पे आपको यह अकेले बैठने से बहुत शुभ फल मिलता है। बुधादित्य योग हो तो यह बहुत शुभ फल देगा, लेकिन संतान के लिए कुछ ध्यान देना पड़ता है, उनके स्वास्थ्य आदि पर। सब पंचम भाव पर भी कौन से ग्रह बैठे हैं उसको भी देखना पड़ता है। तो ये राहु का फल मेष राशि वालों के लिए इस तरह के बन रहे हैं। और पराक्रम भाव में और मीन में शनि आपके द्वादश भाव में, व्यय भाव में पड़ रहा है, तो आपको बेवजह कहीं न कहीं बिना सोचे अगर धन लगाएंगे तो वह बर्बाद हो सकता है। तीसरी दृष्टि ऐसे भी आप जानते हैं कि शनि की खराब मानी गई है, और तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहा है। तो धन के मामले में निवेश आदि, स्टॉक मार्केट आदि में अगर आप लगाना चाहते हैं, किसी विशेष आय के लिए आप अचानक कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसको सोच समझ कर करना है। शनि की 12वें की दृष्टि षष्ठम भाव पर, ऋण भाव पर, रोग भाव पर, आदि व्याधि भाव पर आपके केस मुकदमा से आपको मुक्ति दिला सकते हैं, राहत दिला सकते हैं। आदि व्याधि रोग आदि में आपको राहत मिल सकती है। इस तरह से आप देख रहे हैं 8-9 इनकी जो 10वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ रहा है। तो शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ना मतलब भाग्य में थोड़ा सा धीमापन आ सकता है, लेकिन वहीं पर आपका
गुरु बैठे हैं पराक्रम भाव में और भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव का स्वामी होकर देख रहे हैं। गुरु यहाँ से आपके सप्तम भाव को, दाम्पत्य जीवन भाव को और रोजगार, उद्योग, धंधा, व्यवसाय करने वाले के लिए शुभ फल देने जा रहे हैं। 7वीं दृष्टि इनका भाग्य भाव पर पड़ रहा है, अपनी जगह पे पड़ रहा है काल पुरुष कुंडली के अनुसार। तो यह आपके लिए भाग्य से रिलेटेड कार्यों में आपके भाग्योन्नति करवाएंगे और किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट मुलाकात करवाएंगे जो कि आपके भाग्य के निर्माण में आपका सहयोग करेंगे और आपके लिए वह लकी साबित होंगे। उसके लिए अक्षर वगैरह भी मैं आपको विस्तार से जो वार्षिक राशिफल होता है उसमें दिया हुआ है, आप आगे देख सकते हैं। 2026 में आपका कैसा जाने वाला है उस पर भी आप अपना एक बार दृष्टि डाल सकते हैं। मनोकामना ज्योतिष में जाकर सर्च मारिए अपनी राशि, तो उसमें पूरी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके आय भाव पर पड़ रहा है, जहाँ पर कि अभी राहु बैठा है। आपका राहु बैठा है मतलब गुरु की दृष्टि आपके राहु पर पड़ रही है और राहु की दृष्टि आपके गुरु पर पड़ रही है। इस तरह की दृष्टियों के संबंध से गुरु चंडाल दोष भी निर्मित होता है, तो इसके लिए भी कुछ न कुछ आपको साधन उपाय और इसका परिहार करते रहना चाहिए। पराक्रम भाव में गुरु के बैठने से ज्योतिष शास्त्रों में इसका वर्णन है कि जब कोई व्यक्ति धार्मिक हो, आस्तिक हो, सात्विक हो और सत्संगी हो, भगवान को मानने वाले हों, श्रेष्ठ जन को पूज्य जनों को से स्नेह करने वाले हों, अपने दादा पिताजी श्रेष्ठ व्यक्तियों को, संत ऋषि मुनि महात्मा ग्रंथ आदि की अगर मान सम्मान करता हो, तो ऐसे जातकों के लिए शुभ फल मिलता है। अगर जो नास्तिक होता है, जिसकी विचारधारा में निगेटिविटी वगैरह आती है, जो उत्साहहीन होता है, जो नकारात्मक चीज़ों में हमेशा उधेरबुन स्थितियों में पड़ा रहता है, उसके लिए यह गुरु के जब तक आप उपाय नहीं करते हैं तब तक ये शुभ फल नहीं देते। गुरु आपकी किस भाव के स्वामी ही कुंडली में, उसका भी ध्यान देना होता है। विस्तार से आपको समझना है तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। मात्र 501 रुपये में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हज़ारों डाल करके 2-4 प्रश्न की बात नहीं है, जो भी शंका समाधान चाहिए आपको मात्र 501 में डालकर मिल सकता है और अपॉइंटमेंट का समय आप अपना बुक कर सकते हैं। यह हो गई मेष राशि वालों के लिए। और ये जो मिथुन राशि वाले हैं, उनके लग्न में अब जो गुरु चल रहे थे अस्त के रूप में, वह उदित हो गए, मतलब प्रकट हो गए, मतलब आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए। आप उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो गुरु ग्रह को ज़्यादा से ज़्यादा इनका जप तप अनुष्ठान आदि करके, क्योंकि यह आपके हर चीज़ में 4 चांद लगाने वाले हैं। लग्नस्थ गुरु कुंडली में भी इसकी महिमा भूरी प्रशंसा की गई है कि लग्नस्थ गुरु अगर शुभ योग में हो तो बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से आपके संतान भाव, विद्या भाव, पंचम भाव में आपके मौलिक विचारधाराओं के, आपके पुण्य जन्म के प्रताप के भी उदय करने वाले होते हैं। और दाम्पत्य जीवन भाव पर, रोजगार उद्योग धंधा भाव पर, क्योंकि सप्तम भाव जो है आपके दशम से दशम होने के कारण जो बड़े बड़े रोजगार उद्योग व्यवसाय कल कारखाने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। और इनकी 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रहा है। भाग्य के लिए जो भी अभी तक अवरोध आ रहा था, जिसके लिए आप प्रतीक्षा कर रहे थे, चाहे वो आप अपनी कार्यरत जगह से स्थानांतरण चाह रहे थे, चाहे उसमें किसी बड़े अधिकारियों का कोप भाजन हो रहे थे, आप हर तरह से यह अब आपको राहत देने वाले हैं। सुकून मिलने वाला है। अब नींद की चैन आप जी सकते हैं। आपको अनिद्रा का रोग अगर ग्रसित थे इन सब चीज़ों से, तो उसमें भी राहत मिलने वाली है। यह मिथुन राशि वालों के लिए इस तरह के हुए। धनु राशि वालों के लिए यह योग आपके सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, तो यह आपको लग्न को देख रहे हैं। 5वीं दृष्टि आपकी यहाँ से आय भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि ये आपके पराक्रम भाव पर, भाई बंधु के भाव पर। तो ये सब में आपको सुकून देंगे। और जो दाम्पत्य जीवन में जिनके धनु राशि वालों के लिए कुछ विरोधाभास था, किसी को केस मुकदमा आदि से परेशान थे, तो उसमें कुछ सकारात्मकता दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और भाई बंधु से, आपको जो छोटे भाई बंधु हैं उनसे आपका स्नेह प्यार भरा कोई कार्य संपादित आप कर सकते हैं। और आय भाव पर इनकी दृष्टि जो पड़ रही है धनु राशि वालों के लिए, तो आय के लिए, इनकम के लिए जो आपका चल रहा था, जो स्रोत जिस गति में चल रहा था, उसमें अब तीव्रता आएगी। आय का, इनकम का स्रोत आपका बढ़ने जा रहा है। इस तरह से जिन जिन राशियों का मैंने उल्लेख किया, उन राशि वालों के लिए अगर किसी को आपको शंका समाधान चाहिए तो आप उसको कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं, आप मिथुन राशि के हैं कि सिंह राशि के हैं कि धनु राशि के हैं कि मेष राशि के हैं, किस राशि वाले के लिए क्या होने जा रहा है उसका मैंने अति संक्षिप्त व्याख्या करके आपको समझाया। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली में यह भी देखें कि आपकी कुंडली में वर्तमान में जो ढैया आदि चल रहा है, 7.5 वगैरह जिन जिन राशियों पर चल रहा है, उनको क्या करना है और उनके लिए क्या स्थिति निर्मित होने जा रही है। इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, चाहे विद्यार्थी हों आप, चाहे उद्योग धंधा वाले हों, चाहे सर्विस नौकरी पेशा वाले हों, सरकारी नौकरी वाले हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर से जुड़े व्यक्ति कोई हों। तो यह ग्रह गोचर आपके लिए क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा सूत्र आपको बता देता हूं जिसको कि देखकर आप स्वयं ही पहले से इस चीज़ को एहसास कर लेंगे कि हमारे साथ अब क्या होने वाला है। अगर कुंडली में अयोग कारक होकर अशुभ स्थिति में आपके अगर शनि और राहु बैठे हैं और वह आपके दशा अंतर्दशा में आने वाले हैं, या राहु में शनि, शनि में राहु, तो इस तरह के योग अगर आने वाले हैं तो पहले से आपको बिल्कुल सावधान होना चाहिए। इसको प्रैक्टिकल जानने के लिए आप देखना चाहते हैं, जिस किसी की भी कुंडली में देखेंगे आपकी राहु में शनि, शनि में राहु अगर अशुभ स्थिति में है तो उनको लेने के देने पड़ जाते हैं, हर तरह से मुसीबत संकट से घिर जाते हैं, जिसका कि कोई विकल्प नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखता। ऐसी विषम परिस्थितियों में आपको मार्गदर्शन देने वाला है तो वही सब उनकी देन है। भृगु संहिता, रावण संहिता, पराशर संहिता, अरुण संहिता, लोमस संहिता आदि संहिता में उनके बारे में मार्गदर्शन दिया गया है कि आपको क्या करना चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण सहित बता रहा हूँ। आप देखते हैं प्रायः कि जिनके राहु अष्टम में रहते हैं, सप्तम में रहते हैं, करोड़ों करोड़ों वो कमाते हैं, लेकिन पुनः रोड पर आ जाते हैं। ऐसा भी आपने बहुत लोगों की ज़िंदगी में देखा होगा। जिस और ग्रहों के अगर शुभ योग ना हो तो राहु करोड़ों देता है, अगर उसका शुभ रचनात्मक, सृजनात्मक, धार्मिकता, आस्तिकता में भी कुछ ने आपने व्यय नहीं किया तो ये क्या करते हैं, जहाँ से आपको उठा के करोड़पति बनाते हैं वहीं पर ला के फिर आपको पटक के कंगालपति बना देते हैं, रोड छाप आपको बनाकर छोड़ देते हैं। क्योंकि जो म्लेच्छ व्यक्ति है, जो बिल्कुल तगनी पापी व्यक्ति है, ऐसे लोग अगर आपको कोई उपकार कर देते हैं तो उसके बदले में कुछ न कुछ वो आपसे चाहते हैं। आप भले ध्यान दो या ना दो, ऐसे व्यक्ति कभी आपकी थोड़ा सा सहयोग भी कर दे तो उसकी वो कल्पना करते रहता है, मन में चिंतन मंथन करते रहता है कि कब इस व्यक्ति से मैं भी कुछ लाभ लूँ। वह सज्जन व्यक्ति जैसे संत ऋषि मुनि महात्मा जैसे नहीं कि मैंने उपकार कर दिया तो कर दिया, हमको फल भगवान इसका देंगे, नहीं, वह उसके बदले में कुछ न कुछ चाहता है। जो स्वार्थी होता है, मान लीजिए पापी नहीं है, अगर वो स्वार्थी है तो उसके बदले में ज़रूर कुछ न कुछ आपका चाहेगा। कहने का मतलब, अगर राहु के लिए अगर आप कुछ धार्मिक चीज़ में कुछ व्यय नहीं करते हैं, कोई अनुष्ठान नहीं करते हैं कुंडली में, और किसी ग्रहों का शुभ योग नहीं है, आपके में राजयोग नहीं है, महाराज योग नहीं है, अच्छे अच्छे योग नहीं हैं, आप नीच भंग राजयोग नहीं हैं, विपरीत राजयोग नहीं है, हर्षल राजयोग नहीं है, सरल राजयोग नहीं है, विमल राजयोग नहीं है, ऐसी स्थितियों में या आपको पुनः उसी अवस्था में भेज देते हैं। यही इनका काम है। शनि राहु आपके नवम भाव में हो तो क्या होता है, जिस किसी भी राशि के और जिस किसी भी कुंडली में अगर आप देखें अपने नवम भाव में, गोचर में और कुंडली में भी हो, तब तो बहुत ही विषम परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। अगर सिर्फ गोचर में है तो फिर थोड़ा बहुत संकटों का सामना करके आप उससे निकल जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में राहु शनि बैठता है तो दोनों में क्या अंतर है। राहु अगर बैठता है आपकी कुंडली में तो वह आपको जो अपने सनातन पद्धति है उससे कुछ हटकर कुछ काम करता है, और छोटे भाई बंधु के लिए यहाँ का राहु गड़बड़ होता है, पिता के लिए अशुभ माना जाता है, लेकिन देश विदेश से आयात निर्यात आदि के लिए शुभ योग में है तो बहुत शुभ फल मिलता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। कुछ विचारधारा में आपका कुछ जो अपने सनातन धर्म के जो शर्त हैं, जो परंपरा हैं, जो विधि विधान है, उससे कुछ हट के आप कुछ करना चाहते हैं, ऐसा देखा गया है। और अगर शनि बैठता है तो क्या करता है, राहु आपको अवरोध पैदा करता है, आपको भ्रमित करता है, आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उचित न करके अनुचित सोच ला देता है, मन में निगेटिविटी ला सकता है, कहीं गलत जगह में आपका पैसा फंसवा सकता है। यह राहु का काम है। अगर शनि यहाँ बैठा है, अगर आपका मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला लग्न है तब तो थोड़ा ठीक है। खास करके मकर कुंभ वालों के लिए ये ज़्यादा नुकसान नहीं और शुभदायक ही हो जाते हैं।
अशुभ के रूप में ये शुभ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन और लग्न राशि वालों के लिए नवम भाव में अगर शनि बैठा हो, तो शनि और राहु में अंतर यही है कि शनि जब बैठता है आपके नवम भाव में, तो यह आपके हर शुभ कार्य में किसी न किसी कारण से अकारण आपको विलम्ब करवाते हैं, अति विलम्ब करवाते हैं, बहुत प्रतीक्षा करवा देते हैं। शादी के समय कुछ ऐसी आफत आ जाए, शादी टल जाए। नौकरी में कुछ ऐसी आफत आ जाए, आपकी नौकरी टल जाए। पदोन्नति में, आपके प्रमोशन में कुछ ऐसी आफत आ जाए कि वो उसमें आपका वो रुकवा दिया जाए। कुल मिलाकर हर चीज़ के जो चांसेज हैं उसमें ये विलम्ब कर देते हैं, अति विलम्ब कर देते हैं। और किस स्थिति में आपके शनि हैं, बहुत ही प्रबल हैं, लग्नेश हैं कि मार्केश हैं। जिसका जैसे शनि राहु यहाँ बैठेगा उस हिसाब से फल वो देते ही देते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। आप अपनी कुंडली के समाधान और इस वर्तमान में जिस किसी कुंडलियों में पितृदोष, स्त्री ऋण, भातृ ऋण आदि वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत चल रहा हो, तो आप हमसे संपर्क साध करके उसका निदान ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से संकल्प करा करके मैं उसका निदान कर सकता हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको राम राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महागौरी, जय महासरस्वती।